कि सोल्यूशन निकले, सोल्यूशन उनसे मांगने की कोशिश करूंगा। क्या उनके पास सोल्यूशन है या नहीं है, इसका फैसला भी आप करेंगे, फैसला मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस भी मेरे पास होंगे, वो भी सोल्यूशन देना चाहेंगे। मैं उनसे भी सोल्यूशन मांगूंगा कि इकॉनमी को फिक्स कैसे किया जा सकता है, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। उनको मैं उसी जगह पर रखूंगा कि जनाब अगर उनकी हुकूमत होगी या उनकी हुकूमत होती तो उनके पास क्या सोल्यूशन होता, और जिन लोगों की हुकूमत इस वक्त है उनके पास भी क्या सोल्यूशन है इकॉनमी को फिक्स करने का या नहीं है। मेरे पैनलिस्ट हैं जनाब, मैं आपको बताता चलूँ जनाब, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है जी, मेरे कुलीग भी रह चुके हैं जी। और मारूफ कालम निगार हैं जनाब सैयद बख्तियार काजमी साहब। तहरीक इंसाफ से होंगे जनाब आलमगीर खान साहब। और शफीक अकबर साहब CEO हैं घराना.com, जो कि रियल इस्टेट बिजनेस में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। इन सब से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़ुबैर साहब, मुझे एक बात समझाएं, ये इकॉनमी जो है, विदाउट गोइंग इनटू लाइक डिटेल्स कि क्या इसके फिगर्स हैं, कितने फिगर्स इतने, कितने फिगर नीचे, क्या GDP, ताकि आम आदमी को भी समझ आ जाए ये इकॉनमी जो है क्या इनसे हैंडल हो रही है मौजूदा गवर्नमेंट से, और अगर नहीं हो रही है, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है कि डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं और बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, तो और कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जनाब इन अनदर लाइक ईयर और सो जाके चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू होंगी। आपके ख्याल में ऐसा ही है? और सेकेंडली बताइए, अगर ऐसा नहीं है और सेटल डाउन नहीं हो सक रही, तो व्हाट्स द सोल्यूशन जी? देखिए मुबशिर साहब, में तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि हालात बहुत ख़राब है मईशत के हवाले से। अब जाहिर सी बात है, दो राय हो सकती हैं। एक राय ये है जो PTI वालों की होती है कि जी इस वजह से ख़राब है चूँकि उनको जिस हालत में मिली थी मईशत, तो उसको ठीक होने में बहुत अरसा लगेगा। और दूसरी राय जो हमारी राय है कि मईशत के बहुत से अहदाफ बहुत बेहतर थे, अच्छे थे, कुछ चैलेंजेस थे, और बजाय कि आपने सिर्फ उन चैलेंजेस को एड्रेस करना था, आपने सारी की सारी इकोनॉमी को, और सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ होती है, जो माइंडसेट होता है, जो एक आम इंसान से लेके बिजनेसमैन से लेके सब फील करते हैं कि लैक ऑफ फील गुड फैक्टर है, कि लोग महसूस कर रहे हैं कि इकोनॉमी बड़ी खराब है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब बिजनेसमैन खासतौर पर ये फैसला कर ले कि इस वक्त सही नहीं है, तो वो वेट एंड सी में चला जाता है। वेट एंड सी का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो मईशत बेहतर नहीं होगी, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, टैक्स नहीं बढ़ेगा, एंड सो ऑन। सो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि दो चीजें हुई हैं। एक तो इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं थी, और दूसरे मेरा ख्याल है जिसमें इमरान का कसूर नहीं है, इनकी टीम का कसूर है कि उन्होंने इमरान को इस तरह से प्रिपेयर किया था कि हर चीज इतनी जबरदस्त हो जाएगी जैसे ही वो आएंगे। और दे हैव एम्बैरेस्ड हिम, क्योंकि 8 महीने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर ये कहे कि एक नया FBR बनाना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये है कि इट इज एन एडमिशन कि वो फेल हो गया जो एग्जिस्टिंग FBR है। और ये बुनियाद है, जाहिर है जितना ज्यादा आप टैक्स कलेक्ट करेंगे उसी से ही आप फिर लोगों के लिए बेहतरी ला सकेंगे। तो एक तो इनके पास टीम जो है ना वो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट, लेकिन नेमुल बदल इसका नहीं हो सकता इनकॉम्पिटेंस का। खान साहब हर किस्म की बात करते थे, कभी कॉम्पिटेंस की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर ऊपर वाला आदमी ईमानदार है तो लोग खुद ब खुद आगे टैक्स देंगे, बट वो नहीं हो रहा ना। तो वो बड़ा क्लियर है, एक रियलिटी चेक है कि कॉम्पिटेंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता। आपको कॉम्पिटेंट टीम चाहिए होती है, और उस कॉम्पिटेंट टीम में सर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होती है। उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के भी शामिल है, क्योंकि वो 12 करोड़ अवाम के चीफ एग्जीक्यूटिव है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है इस कंट्री में। उसमें कैबिनेट में गंडापुर साहब भी हैं, और मुराद सईद साहब भी हैं, और दूसरे लोग भी हैं। जब 99% मिनिस्टर सिर्फ ये बात करेंगे, और अब मुझे नहीं पता, अगर मुझे मौका मिले इमरान से बात करने का, तो मैं कहूंगा अपने वज़रा को ये कहें, स्टार्ट ओनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप फ्यूचर का मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या बेहतर हो जाएगी, तो वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करती है, या एक उनको बड़ा आसान बहाना मिल गया है, 65 साल 70 साल 10 साल हमें तबाह हालत में मिली थी। तो उसका एक कट ऑफ पीरियड भी तो होता है कि आप कब तक पिछली हुकूमतों पर डालेंगे। तो मेरा अपना नजरिया ये है कि ये डालते रहेंगे,
2 साल गुजर जाएंगे, ये यही करेंगे कि जी पिछली हुकूमत, क्योंकि कॉम्पिटेंस है ही नहीं। और चैलेंजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी के इतने शदीद होते हैं कि उसका कोई आसान हल नहीं होता। आपने कह दिया कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, अभी कोई आके ये बताए कि हमारा ये प्लान है कि स्कूल में बच्चों को भेजने का, ये है ना तरीका। भाई पिछली हुकूमतें फेल हो गई ना, आप आगे बता दें कि आप 2.5 करोड़ बच्चों को कैसे स्कूल में भेजेंगे, आप आगे बता दें कि टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, आप ये बता दें कि वो जो बज़वर्ड्स यूज करते थे रिफॉर्म रिफॉर्म रिफॉर्म, वो रिफॉर्म क्या कर रहे हैं। बिजली के सेक्टर में क्या लॉसेस कम हो गए, लाइन लॉसेस नहीं बढ़ गए क्या, जो आपके जो सर्कुलर डेट जिसके ऊपर शोर होता था वो कम हुए, ज्यादा हुए। एक मैं सिर्फ फिगर दूंगा, माजरत के साथ, आपने कहा था, आपको याद होगा कि इमरान खान बार बार कहते थे कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 60 साल में टोटल कर्जे 6,000 बिलियन थे पाकिस्तान के, 60 साल में। जी। अभी आपको बताऊं 6,000 के मुकाबले में 3,300 अरब के कर्जे 7 महीने में, ये और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, कल जंग की हेडिंग आप देख, यानी उसके मुकाबले में तो क्या खान साहब को बताया भी जा रहा है सही सूरत हाल। और मेरा अंदाजा ये है कि उनको जब प्राइम मिनिस्टर को सही सूरत हाल नहीं बताएंगे, बहाने बताएंगे, रीजंस फॉर फेलियर बताएंगे, सक्सेस स्टोरी नहीं बताएंगे, रीजंस फॉर फेलियर बताएंगे, तो इफ द प्राइम मिनिस्टर विल बी मिसलेड, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नजर आती। अच्छा जुबैर साहब आपने बड़े तफसीलन एक बात बताई कि ये जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे शुड स्टार्ट ओनिंग कि जनाब कैसे हाउ टू रिस्पॉन्सिबिलिटी लें वो, और हाउ शुड दे मूव फॉरवर्ड, दे शुड हैव अ स्ट्रेटजी। ये ठीक है, सारी बातें आपकी दुरुस्त है। आगे कुछ सोल्यूशन अगर आप होते, जस्ट पुट योरसेल्फ इन देयर शूज़, अगर आपके पास मौका होता तो अगर आपको इकोनॉमी दुरुस्त करनी पड़ती तो आप कैसे करते? अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, जी। मैं सबसे पहले तमाम जो महकमे हैं, खासतौर पर बिजली के हवाले से है, टैक्स के हवाले से है, फाइनेंस के हवाले से है, मैं उसमें अपना पहले डिफाइन करूं ये चैलेंजेस हैं और ये मेरा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान है ठीक करने का, एड्रेस करने का। इसमें हमें मुश्किलात भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगी, लेकिन अगर आप देखेंगे रोड मैप है, और वो मैं नेशनल असेंबली में भी जाके शेयर करूंगा, सेनेट में भी शेयर करूंगा, मीडिया के साथ भी शेयर करूंगा, विदाउट गोइंग बैक कि क्या हुआ। फॉर वंस मैं ये बात करूंगा, ये मेरा प्लान है, और मैं मईशत को समझ बूझ रखने वालों को इनवाइट करता हूँ कि वो आए, और इसमें कि टैक्स की मद में हम कैसे इजाफा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कर्जों को हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए ना, एक कोई अकेले कुल नहीं होता, एक टीम होती है, और सबसे अच्छी टीम आपकी वो होती है जो आप बिजनेस कम्युनिटी को लेकर साथ चलते हैं, बिकॉज दे नो कि आपने आगे लेके जाना है मईशत को, तो आपने बिजनेसमैन को क्या इंसेंटिव चाहिए ताकि वो बिजनेसमैन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी विन विन हो, चाहे वो टैक्स ब्रेक्स के हवाले से है, या वो एक इंसेंटिव देने के हवाले से है, या इन्वेस्टमेंट के हवाले से हैं, या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरल करने के हवाले से हैं। इस वक्त एक बिल्कुल अलग कोने में बैठे हुए हमारी फाइनेंस टीम, और वो समझते हैं कि हम अकेले कुल हैं। कहते तो हमें थे सरिया हमारे गर्दनों में आ गया इत्तेफाक फाउंड्री का, जो 2000 में शायद बिक चुकी थी, लेकिन असल सरिया जो है वो इनसे जब तक नहीं उतारेंगे, और बिजनेसमैन से बैठे बात करें, प्राइम मिनिस्टर बार बार उनकी बात सुने, उनसे पूछे कि जी क्या मईशत को आगे लेके जा रहे, टैक्स कैसे कलेक्ट करना है। देखिए ना, बड़ा सिंपल है, टैक्स कैसे। अब अगर अब मुझे खतरा है, मैं सीरियसली आपको बता कि पाकिस्तान इस दलदल में फंस चुका है कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मैं नया एफबीआर बनाऊंगा, और मैं आपके थ्रू अवाम को बता दूं, इस सारे पिछले 8 महीने के प्रोसेस जिसमें इन्फ्लेशन डबल हो गई है और इनकम आधी हो गई है, इसका मतलब क्या है, 40 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे, और तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी इस साल जॉब लूज करेंगे। इकोनॉमी जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, ग्रोथ रेट गिरेगा, तो जाहिर सी बात है जॉब लूज होंगी। आप अपने मीडिया में देख लेना, मीडिया इंडस्ट्री में देख लें क्या हो रहा है, क्या फल फूल रहे हैं। एक ही एरिया है इस हुकूमत के दौरान रियासत मदीना में जो बढ़ता चला जा रहा है, और वो सूद है। वो 5.75 से शुरू हुआ था जब हमारी हुकूमत थी, और माशाल्लाह 10.75 और पहुंच गया। तो सूद रियासत मदीना में जबरदस्त उसको एक बूस्ट मिल रहा है।
बाकी सारे नीचे गिरे हुए हैं साहब। सो आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है वो पार्लियामेंट में लाई जाए और इनपुट ली जाए बिजनेस कम्युनिटी से, ठीक है, जो कि स्टेक जितने होल्डर्स, भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेक बिल्कुल होल्डर्स है, जो भी वहाँ पे, उससे इनपुट ली जाए और फिर जनाब उसके अंदर इवॉल्व की जाए स्ट्रेटजी, बेशक वो शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो और लॉन्ग टर्म हो, फिर अकॉर्डिंगली उसको इवॉल्व किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और जितने ज्यादा राणा साहब, जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स ओन करेंगे ना उस प्लान को, उतना ज्यादा आसान होगा। ठीक, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है ना सर, जब तक आप ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल नहीं करेंगे, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। इस वक्त जो प्लान या फोकस है पीटीआई की सारी पॉलिसी जिसके गिर्द घूम रही है वो एक ही है कि हम किस तरीके से एक्सपोर्ट को और एम्प्लॉयमेंट को फरोग दे सकें। इख्तियार काज़मी साहब, व्हाट इज द सोल्यूशन टू फिक्स दिस इकोनॉमी? कोई शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है आपकी नज़र में? सर वी डिस्कस, पहले भी हमारी बात हुई है सर, बट आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है ना सर, जब तक आप ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल नहीं करेंगे, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। और वो जो एक्सपोर्ट बढ़ाने का सोल्यूशन है वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। सो जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपके पास वायद हैं, वो सिर्फ ये है कि आप अपनी इंपोर्ट्स कंट्रोल करें, आइदर थ्रू टैरिफ मेजर्स और नॉन टैरिफ मेजर्स। लेकिन जब तक आप ये डॉलर डिफरेंस जो डेफिसिट का है वो नहीं कंट्रोल करेंगे, आपका डॉलर भी, रुपी भी वीकन होता जाएगा, आपके डॉलर रिजर्व भी कम होते जाएंगे, आप बोरो करते जाएंगे एंड इवेंचुअली फिस्कल डेफिसिट भी कुछ नहीं होने लगा। जब तक आप ये लीकेज नहीं रोकते, I don't think anything positive can happen. जहां तक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ताल्लुक है, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की तरफ जाना है। और गिवन कि इस वक्त आपका डोमेस्टिक सेक्टर जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो खुद इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो जहां तक माय व्यू इज कि आपको प्रॉब्ली स्टेट को उस गैप को fill in करना पड़ेगा। and probably no, I don't really support it in the long term, very long term, but इस वक्त स्टेट को इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान तरीके में करने की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं जनाब कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट्स जो है इन्हेंस करें, ठीक है जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अगर करनी है तो उसको प्लान्ड करें, नहीं तो इसी तरह जो आपका रुपया है डीवैल्यू होता जाएगा और आपके इख्तियार से बाहर हो जाएगा इसको किसी ना किसी तरीके में, कहीं ना कहीं डॉलर को रोकना। ऐसे ही है जी। देखिए, मैं आपको देखिए, जो दूसरा तरीका डॉलर स्टेबल रखने का है ना, वो तरीका वो है जो हमने एक बार ट्राई भी किया है कि आप डॉलर बोरिंग करते जाएं और मार्केट में मतलब मैनेज फ्लोट के तौर पे मार्केट में सेंट्रल बैंक जो है ना वो डॉलर डालता जाए ताकि रुपी स्टेबल रहे। हाँ, अगर तो सेंट्रल बैंक हमारा डॉलर छाप सकता होता तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन अगर आपने बोरो करके करना है तो ये कब तक, अगर आप सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की रीजन है, लेकिन अगर सिर्फ ये पता करें कि जी 5 साल जब हमने स्टेबल रखा है तो हमने कितने डॉलर मार्केट में सेंट्रल बैंक ने डाले थे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सच एन एक्शन। तो ये तरीके कार जो हैं, ये मतलब इन द शॉर्ट टर्म में ये तो तरीके काम कर ही नहीं सकते। आप जब तक लीकेज नहीं रोकेंगे, और लीकेज जो आपकी एक्सटर्नल, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जो कंजम्पशन से भी मैंने आपको पहले बात की थी। अब हमारे मुल्क में एक फिलॉसफी है कि जी वो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पॉइंट है कि जब आप 80% अपनी एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कंजम्पशन रोकने के लिए सिर्फ प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। वो एक, आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल। अगर प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे आके कहें जनाब मैं सबसे अपील करता हूं कि अगले महीने आप लोग अपने पेट्रोल की कंजम्पशन आधी कर दें, तो कोई नहीं करेगा। जहां आप प्राइस 100 से 200 लीटर करेंगे, सारे आधी कर देंगे। अच्छा, तो इट्स प्राइस सिग्नल। और उसके बगैर जब तक आप कंजम्पशन और इंपोर्ट्स कंट्रोल नहीं करेंगे, ये तो शॉर्ट टर्म में तो सोल्यूशन है ही नहीं इसका। और ये आपको आईएमएफ के स्ट्रक्चरल प्रोग्राम से इसलिए नहीं आएगा बिकॉज आईएमएफ तो फ्री मार्केट्स के का डंडोरा पीटते हैं। तो वो जो भी स्ट्रक्चरल प्रोग्राम लाएंगे कि जी वो फिजिकल डेफिसिट के लिए प्राइसें बढ़ा दें और वो टैक्सेस बढ़ा दें और ये कर दें, उससे तो इकोनॉमी विल एक्चुअली गो फर्दर इन डिप्रेशन।
सिर्फ और सिर्फ आई थिंक एक और आर्ग्यूमेंट भी आती है जो मैं 50 बार सुन चुका हूँ कि जी अगर आपने टैरिफ लगाए तो आपकी एक्सपोर्ट भी गिरेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी अगर डॉलर की एक्सपोर्ट करके आपको $2 की इंपोर्ट करनी पड़ी है तो बेहतर है ना ही करें। ठीक है, तो सिंपल, जब तक ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल नहीं होगा आप ठीक रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, बिल्कुल ठीक। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द गुड द गवर्नमेंट माइट, इसके बगैर नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म में टैरिफ के अलावा और नॉन टैरिफ मेजर्स जो होते हैं थोड़े बहुत जो प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन में आ जाते हैं, उसके बगैर आप टैरिफ ये ट्रेड डेफिसिट नहीं गिरा, इम्पॉसिबल। ठीक है, ये आपने बड़ा क्लियरली बता दिया, मेरे ख्याल में आसान लफ्ज़ों में सारी चीज़ें समझा दी आपने। आलमगीर साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, आप एमएनए हैं, बताइएगा कि कोई सोल्यूशन आपके पास है किसी तरीके से, कोई प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोगों की गवर्नमेंट को करना चाह रही हो, कोई एक्सपोर्ट्स जो है वो इन्हेंस किए जा सकते हैं? अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान नहीं होगी और प्लानिंग नहीं होगी उसकी, तो कैसे आप एक्सपोर्ट से इन्हेंस कर सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल कर सकेंगे, इंपोर्ट्स जो है उनको कंट्रोल कर सकेंगे? कोई व्हाट्स द प्लानिंग जी, प्लान क्या है आपके पास? देखिए, इस वक्त जो प्लान या फोकस है पीटीआई की सारी पॉलिसी जिसके गिर्द घूम रही है वो एक ही है कि हम किस तरीके से एक्सपोर्ट को और एम्प्लॉयमेंट को फरोग दे सके। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट, तब तक ये मामला ठीक नहीं होना। लेकिन आलमगीर साहब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसके लिए एक्सपोर्ट्स इन्हेंस करने के लिए आपके पास प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, कोई प्लानिंग होनी चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वो कोई है आपके पास? अभी तो मैं वही बात कर सकता हूँ जो पॉलिसी है हमारी या जो हमारा लाइन ऑफ डायरेक्शन है। एग्जीक्यूशन में जब जाएगी इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। लेकिन एक थ्रेशहोल्ड है अवाम का, एक सब्र का पैमाना है जो अवाम का लबरेज होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें कोई सच होप नज़र नहीं आ रही लोगों को। इमरान खान साहब की नीयत पे शक नहीं है लोगों को, इमरान खान साहब की जो अप्रोच है उस पर भी शक नहीं है लोगों को। इमरान खान साहब चाहते भी हैं कि यहाँ पे बेहतरी आए, उन चीज़ों पे लोगों को शक नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इकॉनमी जो है, अगर स्टेक होल्डर्स जो है या जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी शामिल होती है, अगर वो भी शामिल हो साथ और कोई शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इवॉल्व की जाए, गवर्नमेंट उनको बिठाए अपने साथ, तो मेरे ख्याल में वो बेहतर नहीं होगा कि इंस्टेड आर एन डी तो बड़े अरसे से बैठा हुआ है जी। आर.एन.डी ने आज तक जो चीज़ें दी हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है उनकी एज सच। इसमें राना साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है यकीनन अवाम के लिए मुश्किल है, परेशान कुन है कि 4.5 ट्रिलियन जो है हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, उस पर 2 ट्रिलियन हम सिर्फ कर्जे अदा कर रहे हैं। जो पिछला हमने इनहेरिट किया, क्योंकि अभी हमें 6 महीने हुए हैं, अभी तो मैं बात करूंगा कि पिछले हालात जो हमने इनहेरिट किए। हाँ, 2 साल बाद मैं ये बात नहीं कर सकता, 2 साल बाद हमसे हमारी परफॉर्मेंस का शिकवा किया जाएगा। लेकिन आज मैं पिछली गवर्नमेंट के आलमगीर साहब, आई एम कटिंग यू ओवर हियर, लेकिन आपका मतलब कहने का ये है कि 2 साल तक आपको वक्त दिया जाए ताकि पिछले जो 8-10 साल से जो गदर मचा रहा उसको ठीक करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको कम से कम कोई तकरीबन कोई 2-1 साल का वक्त दरकार होगा। राणा साहब, मई 2020 तक हमें वक्त चाहिए होगा। ये मेरी अपनी ये मेरा अपना जो है एनालिसिस है। और एक्सपोर्ट के साथ साथ मैं वाजे करूं, हम इस वक्त जो फोकस है कि हम कैसे टैक्स बेस को अपना बढ़ा सकें। जब तक ये टैक्स कलेक्शन का बेस जो कि हॉरिजॉन्टली नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है मैं समझता हूं कि हमारे हालात बेहतर नहीं होने। माय क्वेश्चन स्टैंड्स अनआंसर्ड कि सब्र का पैमाना आवाम का लबरेज होता जा रहा है, उसको एज सच को सांस नहीं मिल रहा, उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रहा उनको एज सच। तो वो ये ना हो कि इन अनदर लाइक 3 months टाइम जब गर्मियाँ अरूज पे हों और कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, बिलों की प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए, बिजली के बिल ज़्यादा आने शुरू हो जाए, बिजली एज सच ना आए, लोड शेडिंग शुरू हो जाए, और प्रॉब्लम्स अगर शुरू हो गई तो फिर तो आप लोगों की गवर्नमेंट के लिए एक क्राइसिस होगा। इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। देखिए, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है या कोई पॉलिटिकल मसलेहत के शिकार होती है कि गवर्नमेंट, मिसाल है सिंध में जो है वो सिंध गवर्नमेंट
किसे हमारी पॉलिटिकल मसलहत होती है, तो हम इल्जाम बहरहाल जो इकोनॉमी के हालात हैं, मुबशिर साहब आप एक तरफ कर्जे ले रहे हैं, उन कर्जों पे सूद 600 करोड़ रुपए सूद अदा किया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो, या तो आप IMF के पास जाएं जो जिस पर मुआहिदा हो रहा है, और साथ ही साथ FATF की ग्रे लिस्ट में हम इस वक्त मौजूद हैं, उसके लिए पेशरफ्त की जा रही है। और उसकी वजह से आप बेहतर समझते हैं। आलमगीर साहब, आप IMF के पास जाएं, आपको जाना पड़ेगा, आप IMF के पास जाएंगे, आप चले भी जाएं, आप वहाँ से भी चीज़ें ले लें, वहाँ से भी पैसे ले लें, द पॉइंट इज़ कि आवाम को रिलीफ जो है एज सच नहीं मिल सकेगा। आप IMF के पास भी चले जाए अगर बेशक, क्योंकि जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स जो है इन्हेंस नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स इन्हेंस करने के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्लान चाहिए, वो प्लान अभी तक नहीं है मौजूद। ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल करने का एज सच कोई हंगामी बुनियादों पे, लेट मी पुट इट दिस वे, कोई ऐसी एफर्ट्स नहीं की गई अभी तक। इंपोर्ट्स जो है वो कंट्रोल जिस हद तक की जा सकती थी वो नहीं अभी तक की गई। सो इट्स अ सिचुएशन। सो दिन ब दिन डॉलर जो है वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है। सो आप लोगों के लिए सिचुएशन ना बन जाए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यू हैव टू come up with a plan as soon as possible, otherwise it's going to be a situation। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे एरियाज बहुत सारे हैं, और ये जो अननोन टेरिटरी है इसके अंदर जब लोग जाते हैं तो घबराते हैं। शफीक अकबर साहब, आप CEO हैं घराना.com के, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, हर बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तो तैयार है, बाहर जो भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन देन अगेन पीपल आर अ बिट शाय एंड स्केर्ड कि यहाँ पे पॉलिसीज़ जो हैं कोई प्रॉपर नज़र नहीं आती, स्टैटिक नहीं है, और उनके इश्यूज़ ये हैं जनाब कि उनको पता नहीं चलता कि जब तक वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आएंगे पता चले यहाँ पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो है वो चेंज हो गए, फिर तो उसमें क्या करेंगे लोग? आएंगे पैसे इन्वेस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे एरियाज बहुत सारे हैं, और ये जो अननोन टेरिटरी है इसके अंदर जब लोग जाते हैं तो घबराते हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं फ्रॉम विद इन पाकिस्तान और फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, उसका सबसे बड़ा जो लोगों का इशू ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्लैरिटी या सर्टेनिटी बड़ी ज़रूरी है, लोगों को यकीन हो कि जी हाँ ये चीज़ है, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना मिलेगा, आप प्रॉफिट है बड़ा है, और वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लानी चाहिए। दुनिया के जितने भी मुल्क जिन्होंने तरक्की की है उन्होंने पहला काम ये किया है कि उन्होंने ये क्लैरिटी अपने इन्वेस्टर को दी है। उसके लिए हमें यहाँ पे पॉलिसी बनानी चाहिए, सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, और उसके लिए हम इंशाल्लाह एफर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हम अपनी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में डिलीवर करेंगे पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम। अच्छा, आप क्या आप क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो चलो कोई करेगी, रूल्स सामने लेके आएगी, लॉज लेके आएगी सामने, और वो तो एक मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतने शॉर्ट स्पैन में तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा टाइम उसमें लगेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इन योर कैपेसिटी? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो 1926 में जब थर्ड टाइम रिवीजन हुई हमारे यहाँ पे पटवार के सिस्टम की, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, तो 1926 में हम यूके और आयरलैंड से बहुत बेहतर थे। 1955 और 1960 की दहाई में हम लोगों के पास पॉलिसीज़ थी, प्रॉपर डिपार्टमेंट था अर्बन प्लानिंग के लिए। हम अमेरिका से आगे थे उस वक्त। अच्छा। अमेरिका में उस वक्त अर्बन प्लानिंग का डिपार्टमेंट नहीं था जो पाकिस्तान में था। उसके बाद जो डिटेरियोरेशन हुई है, हम लोग नीचे गए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि अब हम लोग प्लान उस तरीके से नहीं कर रहे। तो हमने करना क्या है कि हमने प्रॉपर एक चीज़ों को प्लान करना है कि सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। हम अपनी कैपेसिटी में ये कर रहे हैं कि मैं चूँकि यूके से वापस आया हूँ, यूके के अंदर दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है ये बाइंग एंड सेलिंग और ट्रांसफ़र का। हम लोग उसको मॉडिफाई करके पाकिस्तान में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने बहुत सारा काम किया है। पूरे पाकिस्तान के लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को हम लोग डिजिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए होती है बाइंग, सेलिंग और डेवलपमेंट के लिए, वो सारे का सारा इंशाल्लाह यहाँ पे बना रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह डिलीवर भी करेंगे। ये हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट वाले। गवर्नमेंट कहते हैं जी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं
और इस पे जनाब ऑब्वियसली जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनकी तो लॉटरी लगेगी, लेकिन दैन अगेन पहले तो ये बात है कि उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक स्पेसिफिक, मुझे तो इतनी कंस्ट्रक्शन का पता नहीं है, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो हूँ कंस्ट्रक्शन के मामले में, और अगर कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो उसके जनाब जो शुरू करनी है कंस्ट्रक्शन, जहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, वहाँ पे जनाब उन्होंने उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। अगर उन्हें 30 स्टोरी बनानी है, 20 स्टोरी बनानी है फॉर दैट मैटर, तो वो उसको उठा भी सके ना, उस बिल्डिंग का बोझ भी उठा सके। तो वो कैसे बनेगा? सारी बिल्डिंग सारी नीचे गिरेंगी, दोबारा बनेगी, या कैसे होगा? इज़ इट पॉसिबल? देखिए, पॉसिबल तो कुछ भी है। पाकिस्तान में हर वो चीज़ पॉसिबल है जो दुनिया में किसी भी जगह पे हो रही है, स्पेशली इन केस ऑफ रियल इस्टेट। वेदर इट इज़ ट्रांजैक्शन का सिस्टम है या रियल इस्टेट डेवलपमेंट है या हाई राइज बनाने हैं, पाकिस्तान में बन सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, कि वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजेंटल हमें नहीं फैलना चाहिए, हमें वर्टिकल बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। हाउएवर ये बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जी हाइट रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे ख़त्म या कम कर दी गई हैं। मेरे ख्याल में 500 फुट तक आपकी बिल्डिंग इससे ऊपर भी बन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने पूरी की पूरी सपोर्ट देनी है कि कैसे बन सकती है, प्लानिंग क्या है। एक चीज़ होती है जैसे FAR, फ्लोर एरिया रेशो, यानी जितना ग्राउंड है उसका फ्यू टाइम्स 2, 3, 4, 5 गुना बना सकते हैं आप। अब वो जब वर्टिकल आप बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में वो बहुत कम है। तो आया कि पॉलिसी के अंदर भी चेंजेस हो रही हैं कि नहीं हो रही, और अगर हो रही हैं तो वो पॉलिसी के अंदर चेंजेस क्या हैं? इस वक्त तो यह ठीक है, आपका NOC की ज़रूरत नहीं है, आप हाई राइज बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। वो सपोर्ट सिस्टम भी लोगों को चाहिए, डेवलपर्स को चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये बहुत जल्दी ये सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे आए, पॉलिसीज़ प्रॉपर आएँ, प्लानिंग बताई जाए कि वाकई किस तरीके से हम लोग ये हाई राइज बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप एक फोकस्ड एफर्ट करें पूरा प्लानिंग के साथ कि पाकिस्तान के अंदर अगले 10 से 12 साल में कितनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है। और जब आप रियल एस्टेट डेवलप करते हैं तो 90% चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड है, उसकी सप्लाई के लिए आप लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएं, यानी यहाँ लोकली डोमेस्टिक लेवल पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, उसके थ्रू जॉब क्रिएशन की जाए। और उसका पूरा एक प्लान हमने बनाया है। उसको फॉर एग्जांपल उसके लिए हमने पूरे पाकिस्तान की कमर्शियल इन्वेंट्री को डिजिटाइज किया है, और तकरीबन 1000 बिलियन डॉलर की इन्वेंट्री इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, जिसके ऊपर रियल एस्टेट डेवलपमेंट की जा सकती है। उसका अगर 10% भी हम अचीव कर लेते हैं बाय 2030, तो दैट इज़ $100 बिलियन US। पाकिस्तानी या एशियन जो हैं वो नॉर्मली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे कंसिडर रियल एस्टेट एज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल। और पाकिस्तानी तो कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी करते हैं, फ्रॉम विद इन पाकिस्तान भी लोग करते हैं। तो उन लोगों को एक अच्छा सिस्टम दिया जाए, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में अच्छी इन्वेस्टमेंट्स ऑफर की जाए क्लैरिटी के साथ, पॉलिसीज़ के साथ, एंड देन जब आप डेवलप करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रोडक्शन यूनिट्स पाकिस्तान में लगाए जा सकते हैं, वो लगाए जाएं, और उसके थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जॉब क्रिएशन की जाए। इसका पूरा एक प्लान हमने बनाया, इंशाल्लाह हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसको 13 और 14 अप्रैल को। एक बात बताएं, एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है या कोई प्रोजेक्ट बनता है, उसके अंदर लोग इंगेज तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाती है, उनकी जॉब क्रिएशन तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो मेंटेनेंस रहेगी। वो मेंटेनेंस के लिए लोग सिर्फ वहाँ पे मौजूद होते हैं, बाकी तो ख़त्म हो गई जॉब्स। तो दैट मीन्स कि वो छोटे स्पैन के लिए, थोड़े स्पैन के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज़ वन साइड ऑफ द डिबेट, क्योंकि यहाँ पे होता है ये रियल एस्टेट के अंदर जब इन्वेस्टमेंट पार्क होती है तो सम टाइम इट बिकम्स अ डेड इन्वेस्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। What we are proposing is that you use real estate development as a driver for the industrial growth and capacity building within Pakistan. पाकिस्तान की इंडस्ट्री आपने लगानी है तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री रियल एस्टेट की डेवलपमेंट के थ्रू लग सकती है। इस वक्त 90% जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें, उन सब के प्रोडक्शन यूनिट्स पाकिस्तान में लग सकते हैं, ऑलरेडी लग रहे हैं। छोटी सी एक एग्जांपल है, ZRK के नाम से एक MDF का उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट लगाया। 60% इम्पोर्ट लैमिनेटेड MDF के उस सेक्शन में कम हो गई है। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि यू डोंट जस्ट यूज रियल एस्टेट डेवलपमेंट। इस वक्त आप 50 लाख घरों की जब बात होती है तो एक्चुअली हमें 90 लाख घर चाहिए, यानी हमारी यहाँ पे डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, आबादी के लिहाज से
हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं, तो हमारी इस वक्त आगे चल के सिटीज़ भी नए बनने हैं, एक्सपेंशन भी होनी है। हावेवर जो अभी होना है, जो शॉर्टेज है वो 90 लाख घरों की है। तो पहली बात तो यह है कि आपकी ज़रूरत तो है ही कि आपने रियल एस्टेट डेवलप करनी ही करनी है। सेकेंडली, आप उस रियल एस्टेट डेवलपमेंट को यूज़ करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, 3 मेन सेक्टर्स हैं जिनके थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सकता है और जॉब क्रिएशन की जा सकती है। एंड दिस इज व्हाट वी आर प्रपोजिंग कि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आएगी, पाकिस्तान से भी आएगी, आप उसको एज अ ड्राइवर यूज करें फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, लगाने के बाद यहाँ पे अपने 7 करोड़ लोग हैं इस वक्त 15 और 35 साल के बीच में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी ह्यूमन रिसोर्स की दुनिया से कम है। चाइनीज हमसे 70% ज़्यादा मोर प्रोडक्टिव हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको ट्रेनिंग्स दें, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें और यहाँ पे इंडस्ट्री लगा के उनको जॉब्स दें। तो इंशाल्लाह विजन 2030 जो है, वो जो गवर्नमेंट का नारा है कि 1 करोड़ जॉब्स और 50 लाख घर, उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है और वही हम इंशाल्लाह प्रपोज कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो ये करके भी दिखाएंगे। 2 चीज़ें समझा दें। एक तो गवर्नमेंट कह रही है जी कि एग्रीकल्चर लैंड जो है उसके ऊपर सोसाइटीज़ या घर नहीं बनेंगे, नंबर 1। तो कहाँ पे लेके जाएंगे हम, ज़मीन कहाँ से लेंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे हम लोग? मतलब बेवरली हिल बनाना है आपने यहाँ पे, जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक है, क्या करना चाह रहे हैं उसको, नंबर 1। नंबर 2, एक बात कर रहे हैं जनाब कि मास्टर प्लान रिवाइव होगा इस्लामाबाद का, और अगर मास्टर प्लान रिवाइव होगा तो क्या वो 5 साल के अंदर मास्टर प्लान रिवाइव हो सकेगा? बहुत अच्छे दोनों क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि आप एग्रीकल्चर लैंड को अगर रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए, मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ। एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको प्रिजर्व किया जाए, वर्टिकल बिल्डिंग्स ज़्यादा बने हमारी आबादी के जो बढ़ाव को देखते हुए। तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि जी मास्टर प्लानिंग भी हो और इसके साथ साथ पॉलिसीज़ भी बनाएं। सब चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी जी। मैं चाहूँगा ये कि डिसीजन आप लें और आप सोचें और आप इस चीज़ का फैसला करें कि जनाब ये जो कुछ भी कहा मेरे पैनलिस्ट ने उसको आप बाय करते हैं या नहीं करते, उन चीज़ों से आप कन्विंस हैं या नहीं हैं। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।